हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो लास्ट क्लास में बेटा जी हमने हेलो एल्केन और हेलो एरीन के अंदर सबसे पहले रिएक्शन से स्टार्ट की थी। मैं आपको रिएक्शंस प्रायोरिटी पढ़ा रहा था। तो वहां पर रिएक्शन प्रायोरिटी में मैंने आपको बताया था कि सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी हमारे पास रिएक्शन की होती है वो एसिड बेस रिएक्शन, उसके बाद एडिशन रिएक्शन, देन सब्स्टिट्यूशन और द लास्ट प्रायोरिटी हमारी जो रिएक्शन की रहती है वो हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन है। तो कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे कि कौन से ऐसे कंपाउंड्स हैं जिनके पास सैचुरेशन है स्टिल वो एडिशन रिएक्शन शो करते हैं, और बहुत सारे कंपाउंड ऐसे थे जिनके पास अनसैचुरेशन का कॉन्सेप्ट था लेकिन वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते थे, और उनके रीजन भी मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किए थे कि ये कहानी किस वजह से होती है। तो उसके बाद मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ाना स्टार्ट किया था। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि हम कितने तरीके से सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। SN1 SN2 की क्या कहानी थी वो मैंने आपको बेसिक कहानी वहां पर सुना दी थी। अब आज की क्लास में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं बेटा जी, हमने देख लिया कि SN1 रिएक्शन कैसे होती है, हमने देखा कि SN2 रिएक्शन कैसे होती है, लेकिन एग्जाम में आपसे कभी कोई बताएगा नहीं कि इस रिएक्शन के अंदर SN1 होगी या SN2 होगी। तो वो आपको अंडरस्टूड रखना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से कंपाउंड SN1 रिएक्शन शो करेंगे और कौन से कंपाउंड बेटा जी SN2 रिएक्शन शो करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को हम। तो आज की क्लास में बेटा जी जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने सीख लिया SN1 SN2 कैसे होते हैं, और आपको अगर अप्लाई करना नहीं आया तो बेटा जी सीखने का सारा फायदा बिल्कुल बेकार है। चलो तो मैं आपको सिखाता हूं कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो SN1 और SN2 को डिस्टिंग्विश करेंगे, कहां पर SN1 अच्छी होगी, कहां पर SN2 अच्छी होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बेटा जी हम बात करते हैं, पहला फैक्टर है हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, ध्यान से देखो कि अगर आपके पास कोई भी रिएक्शन के अंदर अगर इंटरमीडिएट बन रहा है तो उस इंटरमीडिएट की आप स्टेबिलिटी चेक करो। ध्यान से देखो, अगर मान लो कि मेरे पास ये कंपाउंड है एक CH3 और यहां पे लगा है X, दूसरा कंपाउंड है CH3 हाइड्रोजन X, तीसरा कंपाउंड है CH3 हाइड्रोजन X। ठीक है, या हम इसे नेचर ऑफ सबस्ट्रेट भी कहते हैं। यहां से हम नेचर ऑफ सबस्ट्रेट की भी बात कर सकते हैं। सबस्ट्रेट के नेचर से भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कब रिएक्शन SN1 होगी और कब रिएक्शन बेटा जी SN2 होगी। बहुत ध्यान से देखो। अब यहां पर अगर मैं सबस्ट्रेट की बात करूं तो आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सर ये जो मेरे पास हेलोजन है इसके एडजेसेंट जो कार्बन है, अगर मैं उस कार्बन पे देखूं तो सर एक मिथाइल ग्रुप, दो मिथाइल ग्रुप और तीन मिथाइल ग्रुप, इसको कहते हैं 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड। अगर मैं देखूं कि हेलोजन के एडजेसेंट कार्बन पर एक मिथाइल ग्रुप, दो मिथाइल ग्रुप, इसको कहते हैं 2 डिग्री एल्काइल हैलाइड। इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें तो इसके पास एक एल्काइल ग्रुप है तो दिस इज 1 डिग्री एल्काइल हैलाइड। ठीक है, अब यहां पे क्या करते हैं बेटा जी कि हम सब में इंटरमीडिएट बना के देखते हैं। इंटरमीडिएट कैसे बनेगा कि आप सब में से X को निकाल दीजिए। अगर मैंने सब में से X को निकाल दिया बेटा जी तो यहां पे क्या होगा, मानो ये वाला बॉन्ड मैंने तोड़ दिया तो यहां पे कार्बोकेटाइन बनेगा, ये वाला बॉन्ड मैंने तोड़ दिया तो यहां पर कार्बोकेटाइन बनेगा, ये वाला बॉन्ड मैंने तोड़ दिया तो यहां पर कार्बोकेटाइन। एक और केस ले लो कि सर H और X, यहां पर भी मैंने हटा दिया ये बॉन्ड तो कार्बोकेटाइन आपका यहां पर बन गया। अब ध्यान से देखो कि सर ये जो कार्बोकेटाइन बना ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है, ये जो कार्बोकेटाइन बना दिस वन इज 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और यहां पर जो कार्बोकेटाइन बना बेटा जी वो आपके पास 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, और यहां पर आपका ये 0 डिग्री, कोई इसके पास एल्काइल ग्रुप नहीं है कार्बन के पास। तो अगर मैं इन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी की बात करूं, बिकॉज आप जानते हो कि सर जो SN1 रिएक्शन है, SN1 रिएक्शन क्या करती है, इंटरमीडिएट फॉर्मेशन करती है। SN1 रिएक्शन आपकी इंटरमीडिएट फॉर्मेशन करती है, और SN2 रिएक्शन आपकी बेटा जी ट्रांजिशन स्टेट को फॉलो करती है। ये ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म करती है।
तो अगर SN1 इंटरमीडिएट बना रही है, देखो ध्यान से सुनो कि SN1 में पहले डिसोसिएशन होता है, पहले वहां पे डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करती है। तो अगर डिसोसिएशन होगा तो इंटरमीडिएट बनेगा कार्बोकेटायन। तो ये देखना इंपॉर्टेंट है कि सर बॉन्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा, और अगर बॉन्ड टूटेगा तो बॉन्ड ब्रेक होने के पीछे कुछ ना कुछ तो ड्राइविंग फोर्स होगा, और वो ड्राइविंग फोर्स रहता है बेटा जी स्टेबिलिटी। बॉन्ड तभी डिसोसिएट होगा जब डिसोसिएट होने के बाद उसके पास जो इंटरमीडिएट बने वो इंटरमीडिएट अगर स्टेबल होंगे तो बॉन्ड ब्रेक होगा, अदरवाइज बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। तो ध्यान से देखो कि जैसे ही मैंने यहां से बॉन्ड ब्रेक करा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैंने हेलोजन को दे दी तो कार्बोकेटाइन बना 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। और आप जानते हो कि सर जब 3 डिग्री कार्बोकेटाइन होगा तो ये भी आपके पास प्लस आई इफेक्ट शो करता है, ये भी आपके पास प्लस आई, उसके साथ साथ प्लस एच, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन भी है और इंडक्टिव इफेक्ट भी है, और दोनों का काम इलेक्ट्रॉन देने का है। और जब किसी कार्बोकेटाइन मतलब कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी को आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो उसको स्टेबलाइज कर रहे हो, तो बेटा जी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल। यहां पे वही काम सिर्फ 2 लोग कर रहे हैं, और यहां पर सिर्फ एक ही है बेटा जी, और यहां पर कोई भी ऐसा काम नहीं कर रहा जिसकी वजह से ये कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज हो जाए। ठीक, चलो अब अगर मैं ये कहानी आपको दिखाऊं तो बेटा जी सबसे ज्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, फिर 0 डिग्री। अब बात आएगी कि सर SN1 कहां होगा, तो आप जानते हो सर SN1 के लिए हमें पहले डिसोसिएशन करना पड़ेगा, और डिसोसिएशन तब होगा जब डिसोसिएशन के बाद जो आपका इंटरमीडिएट बने वो बहुत ज्यादा स्टेबल हो। तो सर यहां तो स्टेबिलिटी मिल रही है, यहां भी स्टेबिलिटी मिल रही है, कम से कम उसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन तो होने चाहिए, और अगर किसी के पास 5 या 6 से अल्फा हाइड्रोजन कम है तो बेटा जी वो किसी हद तक उस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज नहीं कर पाता। तो अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये दोनों बेटा जी SN1 रिएक्शन को फेवर करते हैं, और अगर मैं इन दोनों की बात करूं तो ये SN2 रिएक्शन को फेवर करते हैं, जनरली कंडीशन रहती है। तो ये SN1 को, बिकॉज यहां पे जो कार्बोकेटाइन बन रहा है वो स्टेबल है, इसलिए बॉन्ड का डिसोसिएशन इजी हो जाएगा क्योंकि ये डिसोसिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करेगी। लेकिन SN2 की कहानी क्या है कि सर SN2 में इंटरमीडिएट नहीं बनता, तो सीधी सी बात है कि यहां इंटरमीडिएट फॉर्म ही नहीं होगा। इंटरमीडिएट फॉर्मेशन का ड्राइविंग फोर्स है कि वो स्टेबल होना चाहिए, लेकिन यहां स्टेबल नहीं है, इसलिए यहां पर SN1 की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। तो अगर मैं इस तरीके से जाऊं, अगर मैं आपको पूरा एक ही में एक्सप्लेन करूं यहां से यहां तक, तो मैं कह सकता हूं कि सर अगर मैं इस डायरेक्शन में जा रहा हूं तो SN1 के होने की टेंडेंसी डिक्रीज होती चली जाएगी, बिकॉज कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो एक तो ये फंडा है, ठीक है। तो अगर SN1 करानी है तो बेटा जी एटलीस्ट कम से कम 6 अल्फा हाइड्रोजन होने जरूरी हैं। अगर 6 से कम अल्फा हाइड्रोजन होंगे तो आपके पास जो कार्बोकेटाइन है वो स्टेबल नहीं हो पाएगा। स्टेबल नहीं होगा तो बॉन्ड डिसोसिएट नहीं होगा, बॉन्ड डिसोसिएट नहीं होगा तो SN1 नहीं होगी। तो ये बात याद रखना कि SN1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है उसकी। या हम नेचर ऑफ सबस्ट्रेट को समझे तो 3 डिग्री 2 डिग्री पे बहुत अच्छी SN1 होती है, लेकिन अगर हम 1 डिग्री और 0 डिग्री की बात करें तो बेटा जी उसके अंदर बहुत अच्छी SN2 रिएक्शन होती है। तो एक फैक्टर तो मेरे पास ये है जिससे मैं SN1 और SN2 को डिस्टिंग्विश कर सकता हूं। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं दूसरे फैक्टर पे आता हूं। ठीक है, चलो देखो, एक तो हमने देख लिया सर नेचर ऑफ सबस्ट्रेट की कहानी क्या थी। तो नेचर ऑफ सबस्ट्रेट ने बता दिया कि 3 डिग्री SN1, 2 डिग्री SN1, 1 डिग्री SN2, 0 डिग्री SN2। अब आते हैं हम किस पे, अब हम दूसरा बात करते हैं सर। दूसरा इफेक्ट होता है हमारे पास साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल। ध्यान से समझो इस बात को, साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के साइज पर भी डिपेंड करती है कहानी। मेरे पास RX है कोई, और इसकी रिएक्शन मानो मैंने किसी भी न्यूक्लियोफाइल से करा दी, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन यही है कि सर ये SN1 फेवर करेगा या SN2 फेवर करेगा, ये हमें बताना है। अगर मैं कह दूं कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है, इस न्यूक्लियोफाइल का साइज बहुत बड़ा है, साइज इसका बिगर है बेटा जी, ध्यान से देखो, अगर इसका साइज बहुत बड़ा है तब आप जानते हो कि सर जो मेरे पास SN1 मैकेनिज्म है उसके अंदर, जैसे सपोज दैट ये RX था और सबसे पहले बॉन्ड डिसोसिएट होगा, R पॉजिटिव बन जाएगा, और जैसे ही R पॉजिटिव बनता है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, और सर जैसे ही ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, sp2 का मतलब होता है ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर मतलब अगर पहले टेट्राहेड्रल था उसके बाद स्ट्रक्चर आपका कैसे बनेगा, इस तरीके से एकदम ट्राइगोनल प्लेनर।
इस तरीके की कहानी होगी आपके पास। अब आपका इंटरमीडिएट ये बन गया, यहां पर पॉजिटिव का मतलब कि वेकेंट ऑर्बिटल है। अब आपको क्या करना है कि ये आपके पास जो न्यूक्लियोफाइल है इसका साइज बेटा जी कितना भी बड़ा हो, वो आराम से यहां पे अटैक कर सकता है, वो आराम से नीचे से अटैक कर सकता है। तो SN1 रिएक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, आप कितना भी बड़ा न्यूक्लियोफाइल ले लो उसे कोई फर्क नहीं है। लेकिन अगर हम SN2 की बात करें तो SN2 में आपका क्या हो रहा था कि सर जो मेरे पास एल्काइल हैलाइड है, न्यूक्लियोफाइल की मजबूरी थी कि वहां पर उसके एंटी बॉन्डिंग से अटैक करना है, क्योंकि एक तरफ से न्यूक्लियोफाइल जाता रहेगा, दूसरी तरफ से आपका जो लीविंग ग्रुप है वो लीव करता रहेगा। ये कहानी थी। तो इसके लिए क्या है कि अगर न्यूक्लियोफाइल का साइज बहुत बड़ा हो जाएगा तो जब वो एंटी साइड से अटैक करने जाएगा तो वहां पे बहुत ज्यादा स्टेरिक रिपल्शन होगा, और स्टेरिक रिपल्शन की वजह से वो SN2 रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये बात याद रखना कि सर जो SN1 रिएक्शन होती है वो चाहती है कि जो हमारे पास न्यूक्लियोफाइल हो उसका साइज बड़ा होना चाहिए, लेकिन SN2 रिएक्शन कहती है कि सर न्यूक्लियोफाइल का साइज अगर बड़ा होगा तो हम रिएक्शन नहीं कर पाएंगे, हम रिएक्शन तब करेंगे जब न्यूक्लियोफाइल का साइज छोटा होगा। सीधा सा फंडा है, क्योंकि उसे पीछे से अटैक करना है, हमें पीछे से अटैक करना है उसकी एंटी बॉन्डिंग में, गोल्डन इन्वर्जन करना है हमें। तो सीधा सा कंसेप्ट है कि न्यूक्लियोफाइल छोटा होना चाहिए SN2 के लिए, और SN1 के लिए न्यूक्लियोफाइल बड़ा हो उसे कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज उसका एक प्लेनर स्ट्रक्चर बनता है। सीधी सी कहानी है। तो साइज ऑफ न्यूक्लियोफाइल के थ्रू भी हम डिस्टिंगाइज कर सकते हैं कि वो SN1 को फेवर करेगा या फिर बेटा जी वो SN2 को फेवर करेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप। चलो अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूं। नेक्स्ट हमारे पास है तीसरा फैक्टर है हमारे पास, तीसरा फैक्टर है हमारा बेटा जी लिविंग ग्रुप। ध्यान से देखो, लिविंग ग्रुप, ये फैक्टर भी हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है कि लिविंग ग्रुप का कॉन्सेप्ट क्या है। अगर मैं लिविंग ग्रुप की बात करूं, मानो कि आपके पास हेलोजन की कहानी है। ध्यान से देखो, हेलोजन की कहानी है। हेलोजन में आपके पास मानो फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सारे आपके पास हेलोजन है। मतलब ये लिविंग ग्रुप्स हैं, अच्छे लिविंग ग्रुप होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन लेके खुद को स्टेबलाइज कर लेते हैं। तो अगर कोई भी ग्रुप रिमूव करने के बाद खुद को स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करा ले तो उसको हम लिविंग ग्रुप कहते हैं। ध्यान से देखो, अब मैं बात करूं SN1 की, तो SN1 की कहानी क्या है कि सर ये मेरे पास CH3X था, मान लो इस तरीके की कहानी थी। अगर ये CH3X है, अब हो क्या रहा था कि सर ये वाला बॉन्ड टूटना था पहले, तभी तो कार्बोकेटाइन बनेगा आपका CH3 पॉजिटिव। तो अगर मैं इन लिविंग ग्रुप की बात करूं तो लिविंग ग्रुप बेटा जी जिस लिविंग ग्रुप का साइज बड़ा होगा या जिसकी लिविंग टेंडेंसी ज्यादा होगी, ऐसे रिलेट करो, जिस लिविंग ग्रुप की लिविंग टेंडेंसी ज्यादा होगी वो जल्दी टूट के कार्बोकेटाइन जल्दी बना लेगा, और कार्बोकेटाइन अगर जल्दी बना लेगा तो वो क्या करेगा कि आगे जाके न्यूक्लियोफाइल इस पे जल्दी जाकर अटैक कर देगा। मतलब कि अगर किसी लिविंग ग्रुप की लीव करने की टेंडेंसी ज्यादा है तो वो SN1 को फेवर करेगा। दूसरी चीज, अगर मैं SN2 की बात करूं तो SN2 में क्या था कि सर CH3X था और ये न्यूक्लियोफाइल क्या था कि ये पीछे से अटैक कर रहा था। अगर ये पीछे से भी अटैक करेगा तब भी उसके बाद क्या होता है कि सर ये लीव करना स्टार्ट कर देता है। तो यहां पे भी क्या है कि जो आपके पास हेलोजन है या जो भी आपके पास लिविंग ग्रुप है, लिविंग ग्रुप की अगर टेंडेंसी बढ़ जाएगी लीव करने की तो वो SN2 को भी फेवर करेगा। तो लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी SN1 को भी फेवर करती है और SN2 को भी फेवर करती है। SN1 SN2 को, क्योंकि SN1 में लीव करने के बाद वो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा और SN2 में जैसे जैसे लीव करेगा वैसे वैसे बेटा जी न्यूक्लियोफाइल आना स्टार्ट कर देगा। तो ये एकमात्र ऐसा फैक्टर है जो SN1 SN2 दोनों को फेवर करता है। इसके बाद मैं जो आपको फैक्टर बताऊंगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, वो है बेटा जी मेरे पास सॉल्वेंट इफेक्ट की कहानी। उसे बहुत अच्छे से समझो, ध्यान से समझो। अब मैं आपको जो पढ़ा रहा हूं नेक्स्ट फैक्टर वो है हमारे पास सॉल्वेंट इफेक्ट। सॉल्वेंट इफेक्ट, ध्यान से देखो, सॉल्वेंट इफेक्ट। अब अगर हम सॉल्वेंट इफेक्ट की बात करें तो सॉल्वेंट में मैंने आपको पढ़ाया था, एक बार मैं रिकैप करा देता हूं कि सर मेरे पास सॉल्वेंट दो तरीके के होते हैं, एक मेरे पास पोलर होता है और दूसरा बेटा जी मेरे पास नॉन पोलर होता है। पोलर का मतलब होता है कि सर जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो ना हो, और डाइपोल मोमेंट का मतलब मैं नेट डाइपोल मोमेंट की बात करता हूं, मतलब कंपाउंड का ओवरऑल जो डाइपोल मोमेंट है वो जीरो नहीं होना चाहिए।
मतलब कि सर जिसका म्यू नेट इज डज नॉट इक्वल टू 0, दैट इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूल। और अगर मैं नॉन पोलर की बात करूं तो सर जिसका म्यू नेट डाइपोल मोमेंट, नेट वाला टर्म पे थोड़ा सा फोकस करना, म्यू नेट मतलब ओवरऑल डाइपोल मोमेंट जो है वो सर अगर 0 होगा तो कंपाउंड मेरे पास नॉन पोलर या सॉल्वेंट मेरा वो नॉन पोलर होगा। पोलर को फर्दर मैंने डिवाइड किया था कि सर पोलर दो तरीके के होते हैं, एक पोलर प्रोटिक होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होता है, और दूसरा बेटा जी पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। बहुत ध्यान से देखो, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होता है। इनको भी मैंने आपको डिफरेंशिएट करके बताया था कि पोलर प्रोटिक और पोलर एप्रोटिक में क्या डिफरेंस होता है। पोलर प्रोटिक का मतलब कि सर ऐसा सॉल्वेंट जिसमें ऑक्सीजन से डायरेक्टली हाइड्रोजन जुड़ा हो, या फिर हाइड्रोजन एटम शुड बी अटैच्ड विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज कॉल्ड पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक जस्ट अपोजिट हो जाएगा कि सर हाइड्रोजन एटम अगर किसी ऐसे कंपाउंड या किसी ऐसे एलिमेंट के साथ जुड़ा है जो कि लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको हम क्या कहते थे, पोलर एप्रोटिक कहते थे। अब कहानी क्या है कि अगर मैं एक तरफ सॉल्वेंट पोलर प्रोटिक ले लूं और एक तरफ सॉल्वेंट पोलर एप्रोटिक ले लूं तो उनसे क्या कहानी चेंज होगी वो दिखाता हूं मैं। ध्यान से देखो, अगर मैं ये रफ करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ये मैंने वैसे पहले भी आपको बता दिया था इसका क्लासिफिकेशन। इधर देखो, एक तरफ मेरे पास क्या है बेटा जी, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, और दूसरी तरफ मेरे पास पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से, पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है। पोलर प्रोटिक का मतलब कि सर हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड विद मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो एग्जांपल के लिए मैं यहां पे वाटर ले सकता हूं। आप जानते हो कि सर वाटर में हाइड्रोजन एटम जो है वो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड है। और पोलर एप्रोटिक में मैंने बेटा जी DMSO ले लिया, डाई मिथाइल साइलेंट ऑक्साइड। ये किस तरीके से होता है, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन CH3 और यहां पर भी आपका CH3। तो देखो हाइड्रोजन एटम इज अटैच्ड विद कार्बन, और हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ज्यादा फर्क नहीं है, ऑलमोस्ट इक्वल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हैं। तो इसको हम क्या कहेंगे, पोलर एप्रोटिक। बहुत सारे होते हैं, DMF, बहुत सारे हमारे पास, ईथर है, ये सारे हमारे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट है, और ये हमारा पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। बहुत ध्यान से देखो, अब अगर मैं आपको समझाऊं कि मेरे पास बेटा जी कोई भी अटैकिंग रिएजेंट है, मैंने क्या करा कि मैंने एक बॉक्स ले लिया और मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास कोई भी अटैकिंग रिएजेंट है, मान लो NaCl है मेरे पास, तो NaCl के पास Na+ है और Cl नेगेटिव है, और आपने इसके अंदर बेटा जी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट फिल कर दिया। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट मानो H2O है, तो यहां पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कुछ इस तरीके की कहानी होगी। और आपको पता है कि सर जो वाटर मॉलिक्यूल है इसके अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट जो है वो ऑटोमेटिकली होता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ऑक्सीजन क्या करेगा कि हाइड्रोजन का जो कोवेलेंट बॉन्ड है उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा। अगर खींचेगा तो इस पर पार्शियल नेगेटिव, इन पर पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल पॉजिटिव होंगे। तो बेटा जी जो आपका पोलर एप्रोटिक मॉलिक्यूल होगा या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा, वो क्या करेगा कि जो उसके पास आयंस होंगे या जो उसके पास चार्जेस क्रिएट होंगे, वो नेगेटिव चार्ज वाले क्या करेंगे, कीटायन को चारों तरफ से ट्रैप कर लेंगे। और एनायन के केस में क्या होगा कि सर इसके पास H+, जो आपके पास इस तरीके से H2, H+, तो इसके पास देखो पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला पार्ट किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, एनायन के साथ, और नेगेटिव वाला पार्ट किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, कीटायन के साथ। और अगर ऐसा होगा तब इस केस में क्या होता है बेटा जी कि अगर आपके पास कोई भी अटैकिंग रिएजेंट है तो उस अटैकिंग रिएजेंट में उसका कीटायन हो, उसका एनायन हो, दोनों ही ट्रैप हो जाते हैं बेटा जी, ट्रैप विद पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की वजह से दोनों ट्रैप हो जाते हैं। और अब दिमाग लगाओ कि सर अगर मेरे पास अटैकिंग रिएजेंट में Cl नेगेटिव या X नेगेटिव या कुछ भी है, ऑब्वियस है कि वो न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। और अगर कोई न्यूक्लियोफाइल को ट्रैप कर रहा है तो सीधा सा मतलब क्या है कि सर न्यूक्लियोफाइल के आसपास बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल लग जाएंगे, जिसकी वजह से जो आपका न्यूक्लियोफाइल है वो एक बल्की ग्रुप में कन्वर्ट हो जाएगा। और जैसे ही वो बल्की न्यूक्लियोफाइल हो गया, अब आप बहुत अच्छे से जानते हो कि सर बल्कि अगर मेरा न्यूक्लियोफाइल है तो कभी भूल कर वो SN2 फेवर नहीं करेगा।
बिकॉज SN2 में वॉल्डन इन्वर्जन होता है, पीछे से अटैक करना पड़ता है आपके लिविंग ग्रुप को। तो जैसे ही वो पीछे इतना बड़ा साइज लेके जाएगा, वहां पर स्टेरिक रिपल्शन की कहानी स्टार्ट हो जाएगी और उस स्टेरिक रिपल्शन की वजह से वो कभी भी SN2 को फेवर नहीं करेगा। फिर चांस क्या है कि सर अब हम क्या करते हैं कि पहले हम डिसोसिएट करके उसे एक प्लेनर मॉलिक्यूल बना लेते हैं, मतलब एक कार्बोकेटाइन बना लेंगे जिसकी वजह से वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो जाएगा और ट्राइगोनल प्लेनर उसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। जैसे ही वो प्लेनर होगा, अब क्या है कि उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल ऊपर भी है और नीचे भी है। अब चाहे इतना बड़ा ग्रुप हो, वो ऊपर से भी आ सकता है और वो नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो अगर आपके पास कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो उसकी कहानी हमेशा SN1 को फेवर करती है, SN2 को फेवर नहीं करेगी। सॉरी, SN1 को फेवर करेगी लेकिन SN2 को बेटा जी फेवर नहीं करती। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद अगर मैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की कहानी बताऊं तो पोलर एप्रोटिक में यही ले लो कि आपके पास कोई भी अटैकिंग रिएजेंट है, NaCl, मतलब केटायन एनायन से ही समझा रहा हूं मैं, बाकी कुछ भी हो। यहां पे क्या होगा, मानो ये है सल्फर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, CH3, CH3, इस तरीके से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, CH3, CH3। यहां पे क्या है बेटा जी, पाई बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, 2 डबल बॉन्ड है। और जब डबल बॉन्ड की बात आती है तो डबल बॉन्ड के अंदर इतना अच्छा इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट नहीं होता जितना कि एक सिंगल बॉन्ड में हो सकता है, बिकॉज सिंगल बॉन्ड जो होता है वो इस तरीके की ओवरलैपिंग से बना है, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन अगर बॉन्ड इस तरीके की ओवरलैपिंग से बना है तब इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं होता। अगर ये कहानी है कि इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं होगा। और दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि सर सल्फर और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में इतना भी ड्रास्टिक चेंज नहीं है, डिफरेंस है लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, ये बात ध्यान रखना। और अगर ये कहानी है बेटा जी तो यहां पे क्या होगा कि इनके बीच में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इतना अच्छा नहीं होगा, तो चार्जेस भी क्रिएट नहीं होंगे। तो फिर क्या होगा कि ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन से इसे ट्रैप करेगा, इसे ट्रैप, तो जितने भी आपके पास DMSO मॉलिक्यूल होंगे उनके पास जो ऑक्सीजन होगा वो ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देके केटायन को तो ट्रैप कर लेगा, लेकिन बेटा जी यहां पर आपका एनायन ट्रैप नहीं होता। तो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट में आपको ध्यान रखना है कि सर जो आपका केटायन है अटैकिंग रिएजेंट का वो तो ट्रैप हो जाएगा, लेकिन आपका जो एनायन है मतलब कि जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो बेटा जी आपका ट्रैप नहीं होगा। और अगर न्यूक्लियोफाइल ट्रैप नहीं होगा तो न्यूक्लियोफाइल का साइज छोटा होगा, और अगर इसका साइज छोटा होगा तो ये SN2 को फेवर करेगा, ये SN1 को कैसे भी फेवर नहीं कर सकता। तो ये सारी बातें हमने देख ली। तो आप ध्यान रखेंगे कि अगर प्रोटिक मतलब हमने जो सॉल्वेंट की कहानी बदल दी तो सॉल्वेंट की कहानी बदलने से पूरी की पूरी रिएक्शन की मैकेनिज्म चेंज हो जाती है। वो मैंने आपको दिखा दिया, क्यों चेंज होगी, कैसे चेंज होगी, वो आप याद रखेंगे। अब आपको अपने दिमाग में सेट कर लेना है कि अगर आपको कभी भी वाटर, अल्कोहल, इस तरीके के सॉल्वेंट मिलेंगे तब आपको SN1 रिएक्शन करानी है, और जब सॉल्वेंट आपके ईथर हो, DMSO हो, DMF हो, मतलब ऐसा हो जो पोलर एप्रोटिक है, उसकी हमेशा प्रायोरिटी रहती है कि वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करे और उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाए। तो ये हमारे पास क्या था, कुछ फैक्टर्स थे जो SN1 और SN2 को डिस्टिंग्विश करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। तो अगर आपने ये बहुत अच्छे से समझ में आ गए तो आपको SN1 SN2 की कहानी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन हो जाएगी। हालांकि SN जो हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत बड़ी है, अगर हम पढ़ने पाए तो बहुत टाइम लगेगा हमें इसे पढ़ने में, बिकॉज हमारे पास SN1 SN2 SNI बहुत ब्रॉड लेवल तक हम इसे पढ़ सकते हैं। लेकिन अभी हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो हमारे सिलेबस में SN1 और SN2 है, तो वो मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया कि SN1 SN2 कहीं भी दिख जाए तो आप किस तरीके से ये सारी बातें बता सकते हो कि सर कैसे मैं डिफरेंशिएट करूंगा किसी भी रिएक्शन को देख के कि कहां SN1 होगी और कहां पर SN2 होगी। तो आपने SN1 SN2 समझ लिया। इसके बाद लास्ट रिएक्शन थी, क्योंकि आपको एसिड बेस रिएक्शन आती है, एसिड दिखाई दे, बेस एसिड बेस की रिएक्शन करा के आपको सॉल्ट फॉर्म करना है, वेरी सिंपल रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन भी आपको आती है कि सर कोई भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो उस पर एडिशन करा दीजिए, एडिशन रिएक्शन होगी। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन का पूरा कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ा दिया कि सब्स्टिट्यूशन की क्या कहानी है। अब लास्ट रिएक्शन है बेटा जी हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन। तो मैं आपको थोड़ी सी कहानी एलिमिनेशन की सुनाता हूं और फिर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं चैप्टर में। तो मैं इसे रफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो ध्यान से कि अब हम बात करते हैं बेटा जी जो हमारी फोर्थ रिएक्शन थी, एलिमिनेशन रिएक्शन।
अगर हम एलिमिनेशन रिएक्शन को भी बहुत डिटेल में पढ़ें तो बेटा जी ये भी एक बहुत बड़ा पोर्शन है, क्योंकि एलिमिनेशन रिएक्शन भी आपकी बहुत तरीके की होती है। E1 रिएक्शन, E2 रिएक्शन, E1 CB रिएक्शन, अल्फा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन, बहुत सारी कहानी है। फिलहाल जो हमें अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना है वो हमारे पास बेटा जी बीटा एलिमिनेशन की कहानी है। मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन में एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। आपको पता है कि कहीं पर एसिड बेस नहीं हो पा रही, एडिशन चेक करो, एडिशन नहीं हो पा रही, सब्स्टिट्यूशन चेक करो, और किसी वजह से अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी नहीं हो रही, तब बेटा जी आप जाएंगे किस पर? एलिमिनेशन रिएक्शन पे। तब आपकी लास्ट प्रायोरिटी होगी एलिमिनेशन रिएक्शन। हालांकि एलिमिनेशन रिएक्शन क्या है? एलिमिनेशन रिएक्शन में आपको दो चीजें दिखाई देंगी। सबसे पहले आपको इसके अंदर एसिड बेस रिएक्शन दिखाई देगी, और उसके बाद बेटा जी इसके अंदर आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दिखाई देगी। तो इसके अंदर ये दोनों रिएक्शंस आपको दिखाई देंगी, एसिड बेस रिएक्शन भी होगी, और उसके साथ बेटा जी यहां पर आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का नजारा भी देखने को मिलेगा। बहुत ध्यान से देखो। अब मैं आपको एलिमिनेशन रिएक्शन सिखाता हूं कि सर एलिमिनेशन रिएक्शन होती कैसे, और एलिमिनेशन के अंदर भी हम किसकी बात कर रहे हैं? बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन की। ध्यान से देखो, मान लो कि मेरे पास क्या है कि एक एग्जांपल है CHHCHH, और बेटा जी ये आपके पास एक हैलोजन है। अब मुझे क्या दे दिया? मेरे पास कोई भी न्यूक्लियोफाइल है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल मैंने ले लिया। अब वो कह रहा है कि प्रोडक्ट बना दो। यहां पे प्रॉब्लम क्या रहेगी मैं बताता हूं कि कब जरूरत पड़ेगी, ये भी देखो ध्यान से। अगर मैं इस हैलोजन को देखूं तो इस हैलोजन के एडजेसेंट जो कार्बन है दैट इज अल्फा कार्बन, और इस अल्फा कार्बन पे एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, इधर तो कार्बन ही है, तो सर इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा नहीं है। अगर मैं कार्बोकेटाइन यहां बना भी दूं तो इसके पास सिर्फ एक कार्बन पे ये तीन हाइड्रोजन आपको दिखाई दे जाएंगे जो इस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर सकते हैं। लेकिन मैंने बताया है कि अगर SN1 करानी है तो कम से कम बेटा जी 6 अल्फा हाइड्रोजन तो आपके पास होने चाहिए, तभी कार्बोकेटाइन आपका इतने स्टेबल होगा कि वो बनना चाहेगा, बॉन्ड को डिसोसिएट करेगा। तो यहां पर ये तो क्लियर है कि सर SN1 नहीं होगी। अब दूसरी बात देखते हैं कि सर SN2 तो हो सकती है कि न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक कर ले, ठीक है, मान लेते हैं। अब यहां पर बेटा जी न्यूक्लियोफाइल पीछे से अटैक क्यों नहीं करेगा, मैं वो भी बता देता हूं कि मैं कह दे रहा हूं कि न्यूक्लियोफाइल का जो साइज है वो थोड़ा सा बड़ा है, मतलब बल्कि है ये मेरे पास कैसा है? बल्कि ग्रुप है। तब आप जान जाओगे कि सर अब प्रॉब्लम हो गई। अगर ये बल्कि ग्रुप है तो SN2 नहीं करेगा, और SN1 इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि अगर बॉन्ड डिसोसिएट हो रहा है तो उसके बाद स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा। तो देखो यहां पे हमने देखा था कि अगर न्यूक्लियोफाइल बल्कि होगा तो SN2 को फेवर नहीं करेगा, और अगर यहां पर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा नहीं होंगे तो वो कभी भी SN1 को फेवर नहीं करेगा। तो लास्ट प्रायोरिटी रहती है कि जब कोई रिएक्शन नहीं हो तब हम जाते हैं एलिमिनेशन के पास। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में सबसे जरूरी है कि सर एक एसिडिक प्रोटॉन होना जरूरी है। एसिडिक प्रोटॉन की कहानी क्या है? अब मान लो कि इसके पास जो भी, मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर मेरे पास KOH है तो इसके पास OH नेगेटिव K+ होगा, ठीक है, ध्यान से देखो। अब यहाँ पे क्या है? आपको प्रोटॉन यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, प्रोटॉन ये भी है, प्रोटॉन ये भी है, प्रोटॉन ये भी है, प्रोटॉन ये भी है। तो इन तीन प्रोटॉन का सिमेट्रिकल बिहेवियर है, इन दो प्रोटॉन का सिमेट्रिकल बिहेवियर। अब बात आती है कि सर मुझे अगर एसिडिक प्रोटॉन की बात करनी है तो सर कौन सा प्रोटॉन एसिडिक होगा? मैं कह रहा हूं कि ये वाला जो प्रोटॉन है आपका ये ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि अगर एसिडिक प्रोटॉन आपको मिलेगा तभी पहले आप एसिड बेस रिएक्शन करोगे। तो ध्यान से देखो कि आपके पास जो OH नेगेटिव है वो OH नेगेटिव क्या करेगा बेटा जी? इस वाले प्रोटॉन से रिएक्शन करेगा, तभी से बीटा एलिमिनेशन कहते हैं कि ये कार्बन अल्फा और ये बीटा, मतलब बीटा पर जो हाइड्रोजन होते हैं वो ज्यादा एसिडिक होते हैं। तो बीटा एलिमिनेशन किस लिए? कि सर एसिडिक प्रोटॉन कौन सा होगा? जो बीटा कार्बन पर एग्जिस्ट करेगा, जो बीटा कार्बन पे एग्जिस्ट करेगा वो आपका एसिडिक होगा। क्यों एसिडिक होगा वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इधर देखो, मैंने कहा कि ये OH नेगेटिव ने यहाँ रिएक्शन करी, और जैसे ही रिएक्शन करी बेटा जी यहां पर आपका क्या बन गया? कार्बन आयन बन गया। अब कार्बन आयन यहां बन गया तो यहां पे आपका नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ध्यान से देखो कि नेगेटिव चार्ज जैसे ही आ गया, ये नेगेटिव चार्ज बेटा जी इधर डिलोकलाइज करा दिया मैंने, और जैसे ही नेगेटिव चार्ज इधर डिलोकलाइज हुआ यहां तो आपका डबल बॉन्ड बन गया, यहां पर आपका क्या बना? डबल बॉन्ड बन गया। और इस कार्बन के लेकिन सर 5 बॉन्ड हो गए, और जैसे 5 बॉन्ड हुए तो कार्बन अपना एक बॉन्ड तोड़ेगा। कौन सा तोड़ेगा वो आपको पता है, सर जो वीक होगा वो बॉन्ड टूट जाएगा। तो अगर इनमें मैं वीक बॉन्ड देखूं तो बेटा जी ये हेलोजन जो है बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है। तो जो लिविंग ग्रुप होते हैं उनका बॉन्ड इजीली डिसोसिएट हो जाता है। तो होगा क्या कि जैसे ये नेगेटिव चार्ज इधर डिलोकलाइज होगा, ये जो आपका लिविंग ग्रुप है ये बाहर निकल जाएगा। तो ओवरऑल प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? प्रोडक्ट में बेटा जी आपकी एल्कीन बन जाएगी, प्रोडक्ट में आपकी क्या बन जाएगी?
एल्कीन। अब ध्यान से देखो कि पहले एसिड बेस रिएक्शन हो गई, उसके बाद नेगेटिव चार्ज ने डीलोकेलाइज होकर सब्स्टिट्यूट करा दिया, तो एसिड बेस रिएक्शन भी देखने को मिल गई और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कहानी भी देखने को मिल गई। तो इस तरीके से हमने क्या करा कि ये हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन की कहानी है। तो कभी भी बीटा एलिमिनेशन करना है तो आप देखो कि जिस पोजीशन पे आपका लिविंग ग्रुप है उसकी बीटा पोजीशन पर जो भी हाइड्रोजन होंगे दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन, या हम उसे बीटा हाइड्रोजन भी कह सकते हैं, वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो सबसे पहले जो भी न्यूक्लियोफाइल है उस पर एज अ बेस की तरह रिएक्ट करेगा और बेस की तरह रिएक्ट करके वहां से प्रोटॉन ले लेगा और प्रोटॉन लेके वहां कार्बन एनायन बनाएगा। वो कार्बन एनायन डीलोकेलाइज होके आपके लिविंग ग्रुप को बाहर छोड़ देगा, जिससे बेटा जी आपका एल्कीन बन जाएगा। तो ये बात याद रखना कि बीटा एलिमिनेशन की जब भी कहानी होगी वहां पर एल्कीन का फॉर्मेशन 101% होगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि बीटा एलिमिनेशन के थ्रू प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये बात याद रखना कि जहां कुछ नहीं होगा वहां एलिमिनेशन होगा, और एलिमिनेशन का फंडा बेटा जी यही है। अब देखो और दिखा दूं मैं आपको कुछ कहानी। मान लो मैं इसे रफ कर रहा हूं, आप स्क्रीनशॉट लो, एक एग्जाम्पल और करा देता हूं मैं, ठीक है। देखो इधर, अब अगर मैं बात करूं, मैंने ये कहा कि मेरे पास यहां पर है सी एच, या आप ऐसे लिखो कि CH3 और CH3, ये आपने यहां लिखा एक हाइड्रोजन। इसके बाद आपने लिखा CH2 और यहां पे CH2 या CH लगा दो, एक आपने लगा दिया हेलोजन। उसके बाद CH3 और CH3, ये है मेरे पास कहानी। अब क्या है कि अगर मुझसे वो कह रहा है कि आपके पास, मान लो मैं दे रहा हूं कि एल्कोहलिक KOH है। याद रखना कि एल्कोहल के साथ अगर KOH कभी दिख जाए तो 101% एलिमिनेशन रिएक्शन होती है। और एलिमिनेशन रिएक्शन जब भी होगी सर, एलिमिनेशन रिएक्शन में प्रोडक्ट में आपको एल्कीन जरूर मिलेगा, ये भी 100% बात है। तो अब मुझे अगर एलिमिनेशन रिएक्शन करानी तो सर सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शन होगी। तब आप देखो कि सर ये तो मेरे पास क्या है, मेरा हेलोजन, इसके एडजेसेंट अल्फा कार्बन, ये भी आपका कैसा है बीटा कार्बन, और ये भी कैसा है बीटा। लेकिन इस बीटा पे मिथाइल ग्रुप, इस बीटा पे मिथाइल ग्रुप और मिथाइल ग्रुप। तब हम देखेंगे बेटा जी कि सिर्फ यहां पर एक हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन कैसा है, एसिडिक इन नेचर है। ये कैसा है, एसिडिक इन नेचर है। तो ये हमारे पास एसिडिक इन नेचर है, तो क्या करेगा, ये OH नेगेटिव एज अ बेस की तरह जाएगा और इसको बाहर निकालेगा, और ये वाला जो आपका बॉन्ड है ये इधर जाके डीलोकेलाइज होगा, नेगेटिव चार्ज बनेगा, वो नेगेटिव चार्ज डीलोकेलाइज उसके इसको बाहर निकाल देगा। मैं डायरेक्ट दिखा दे रहा हूं कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ, जैसे इधर शिफ्ट हुआ 5 बॉन्ड बने, ये बाहर निकल जाएगा। तो आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, देखो C और यहां पे आपका CH3। उसके बाद देखो यहां डबल बॉन्ड बना आपका CH बॉन्ड CH3 और CH3। मतलब इस तरीके के आप एलिमिनेशन से प्रोडक्ट बना सकते हैं। बहुत सिंपल सी कहानी है इसकी। तो ये हमारे पास कुछ रिएक्शंस की प्रायोरिटी थी जो मैंने आपको समझा दी कि किस तरीके से हमारे पास रिएक्शंस होती हैं। अब आपके दिमाग में कभी भी कोई कंपाउंड, कोई सबस्ट्रेट दिखाई दे, कोई अटैकिंग रिएजेंट दिखाई दे, कोई सॉल्वेंट दिखाई दे, तब आपके दिमाग में आ जानी चाहिए कि सर अब यहां पर कहानी इस रिएक्शन की होगी और इस रिएक्शन में इंटरमीडिएट बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, क्या कहानी होगी, कौन स्टेबल होगा। अगर इतना सारा आपने देख लिया तो आपके में ऑर्गेनिक का पूरा जितना बेसिक था सब आपके माइंड में आ गया। कोई भी रिएक्शन होगी आप बहुत प्यार से कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या था कि एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट भी मैंने आपका कंप्लीट कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में कुछ नेम रिएक्शंस पढ़ेंगे, कुछ कन्वर्जन्स पढ़ेंगे। बहुत अच्छे से मैं सारी चीजें आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हमें क्या करना है, और फिर हम वो आपको डिजाइन कर देंगे। तो आपका जो मार्क्स वेटेज है बेटा जी वो बढ़ जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहां रहती है, कन्वर्जन। रिएक्शन कन्वर्जन समझ नहीं आती कि सर कैसे कन्वर्जन करें। नेम रिएक्शंस याद नहीं होती कि सर नेम रिएक्शंस इतनी सारी हमारे सिलेबस में याद कैसे हो, तो उसके लिए हम आपको ट्रिक्स देंगे कि कैसे नेम रिएक्शंस याद करनी है। कन्वर्जन्स बहुत अच्छे से हम कैसे सीख सकते हैं, तो वो सारी चीजें मैं आपको बहुत अच्छे से सिखाऊंगा। इन पर हमें बहुत अच्छे से वर्क करना है। तो अब तक जितना पढ़ा इसको बहुत अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ये अगर बहुत अच्छे से पढ़ लिया तो आपको पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। बहुत इंटरेस्ट क्रिएट हो जाएगा आपको ऑर्गेनिक सीखने के लिए, ठीक है। तो अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में मिलता हूं। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आगे की कहानी को। तो आज के लिए इतना कार्यक्रम बहुत है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो थैंक यू सो मच। तो बेटा ज्यादा से ज्यादा एक काम और करो कि चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अगर करोगे तो हम भी बहुत कुछ आपके लिए करेंगे। सो थैंक यू सो मच।